स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी डिस्टेंस है वो आप पोल से मेजर करेंगे। तो मैं कहता हूँ पोल को जो है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ओरिजिन। अब अगर पोल को आप ओरिजिन मान रहे हैं, एक मिरर आ गया ये, एक मिरर आ गया ये। इसकी पॉलिशिंग अगर मैं अंदर से करूं, इसको मैं मान रहा हूं कॉन्वेक्स, इसको मैं मान रहा हूं कॉनकेव। ये बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने उल्टा मान लिया ना तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है जो डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे इधर से आएगी, इस तरीके से आएगी इंसिडेंट रे। मतलब जो डिस्टेंस आप पोल से उस तरफ मेजर करेंगे प्लस एक्सिस की तरफ, वो तो लिया जाएगा पॉजिटिव। जो डिस्टेंस आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे उस तरफ जा रही है, जो डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करेंगे ये आएगा नेगेटिव, जो बहुत स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है। प्लस एक्स के अलोंग ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड आर टेकन टू बी पॉजिटिव। माइनस एक्स की तरफ जितने भी आप डिस्टेंस लोगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तीसरा पॉइंट कहता है जो अपवार्ड डिस्टेंस है, अपवार्ड का मतलब प्लस वाई के अलोंग, ये जो भी हाइट आप ऊपर की तरफ मेजर करोगे, ये समझ रहे हो, इरेक्ट नॉट इन्वर्टेड, इरेक्ट, वो तो सारे हैं पॉजिटिव। और जो इमेज इन्वर्टेड बनेगी मींस बिलो एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ से कुछ बातों का तुम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट साइड रखोगे, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट साइड रखोगे इस तरफ, चाहे ये वाला मिरर हो इसके लिए, चाहे ये वाला मिरर हो, चाहे ऐसे हो मिरर, इस तरीके से, इसी तरफ रखना पड़ेगा, चाहे कनकेव हो। दूसरी बात, जो आपके पास इमेज है, जो आपके पास, ये थी पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पास इमेज बनेगी वो अगर रियल बन रही है, रियल यानी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो नेगेटिव आएगी। और अगर वो वर्चुअल बन रही है तो वो पॉजिटिव आएगी। रियल बन रही है नेगेटिव आएगी, वर्चुअल बन रही है पॉजिटिव आएगी। एक और इसमें बात, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ होती है वो डिस्टेंस पोल से जहां पर इमेज तब बनती है या बन सकती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो अगर ये है तो ये वाली यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी इस तरीके से। मेरे पास अगर मैं कनकेव की बात करूँ तो कनकेव के लिए ऐसे और ऐसे, और ये कनकेव है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ तो कॉन्वेक्स के लिए ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, फिर लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ये कॉन्वेक्स के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से, ये फोकल लेंथ कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कनकेव के लिए इट इज़ टुवर्ड द लेफ्ट, कॉन्वेक्स के लिए इट इज़ टुवर्ड द राइट। तो जो फोकल लेंथ है वो कनकेव के लिए तो हो जाएगी नेगेटिव ऑलवेज, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो साइन कन्वेक्शन के डायरेक्ट कंक्लूजन ये 3 पॉइंट हैं। एक और पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, अगर इमेज बन रही है इरेक्ट तो पॉजिटिव, अगर इमेज बन रही है इन्वर्टेड तो नेगेटिव। बात इसमें वही पड़ जाती है सेम, इन्वर्टेड यानी कि रियल यानी कि नेगेटिव, इरेक्ट यानी कि वर्चुअल यानी कि पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपके पास है साइन कन्वेंशन। ये 3 पॉइंट लिखो फटाफट, चारों पॉइंट, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट लिखिए फटाफट।
हो गया, चले नेक्स्ट। पीयूष चले नेक्स्ट। हाँ जी चलूँ। नेक्स्ट बात आती है मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन की। मिरर फार्मूला आपके पास सिंपल है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज मिरर फार्मूला। इसमें आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। फोकल लेंथ आपके पास आएगी माइनस अगर कॉनकेव है, और ये आपके पास आएगा u नेगेटिव ऑलवेज। मैं आपसे कहता हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u v ओवर u प्लस v। इस तरीके से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी u v ओवर u प्लस v। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको v की फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हो, 1/f 1/u 1/v, तो v आ जाएगा uf u माइनस f। अगर v नेगेटिव आता है इमेज विल बी रियल, अगर v पॉजिटिव आता है इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। दूसरा आता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक आएगा मैग्नीट्यूड, दूसरा आपके पास आ जाएगा साइन। एक आएगा मैग्नीट्यूड, दूसरा आएगा साइन। मैग्नीट्यूड के 3 पार्ट्स में कर देता हूं, नंबर 1 लेस देन 1, नंबर 2 इक्वल टू 1, नंबर 3 ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 है तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। अगर इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर तुमसे पूछ ले कि वेयर वी शुड प्लेस्ड ऑब्जेक्ट सच दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि मैग्निफिकेशन क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 आता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैग्नीट्यूड से हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है इमेज बड़ी बनेगी तो कितनी, छोटी बनेगी तो कितनी। दूसरी बात साइन, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल, अगर m पॉजिटिव है इमेज बनेगी वर्चुअल, अगर m नेगेटिव है इमेज बनेगी आपके पास रियल। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन, इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन 2 है तो इसका मतलब ये है कि इमेज 2 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज 8 की है, ऑब्जेक्ट 10 का है तो इमेज 20 की है, ठीक है। 2 सवाल आ रखे हैं, पहला CDS का, दूसरा NDA का। 2023 का CDS का है, 2016 का NDA का है। NDA की बात करते हैं। An object is placed at the center of curvature of a concave mirror of focal length 16. If object is shifted by 8 centimeter toward the focus, 8 सेंटीमीटर किस तरफ चला गया, वो फोकस की तरफ। तो हमसे ये पूछा है कि द नेचर ऑफ द इमेज वुड बी, इमेज का नेचर कैसा होगा। 16 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। वो रखा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, मतलब कितने डिस्टेंस पे रखा है, 32 पे रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इस सवाल में ऑब्जेक्ट जो है वो है 32, उसको 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, मतलब अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो इमेज हमेशा क्या आएगी, रियल आएगी। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से V नेगेटिव आएगा। V नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपके पास क्या आएगा। हाँ, एक और बात, इन्होंने मैग्निफिकेशन की भी बात की है। इट्स नॉट ओनली अबाउट नेचर, रियल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड रिड्यूस्ड, वर्चुअल एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो अगर मेरे पास दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पहली रे ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, तो कैसी इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, जैसे जैसे आप
ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके आएंगे, इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। u भी नेगेटिव है, u आ गया -24, f आ गया -16, ये आ गया -24, ये आ गया माइनस था ना +16, इस तरीके से v की वैल्यू। तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इससे भी और इससे भी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा इसका क्या, रियल एंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए अब, CDS कहता है कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept at a distance of 25 centimeter from the mirror on its principal axis. What will be the position of the image from the mirror? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे नहीं रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है, ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कहाँ रखा है पीयूष, फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहाँ बनती है हमेशा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है हमेशा, इन्फिनिटी पे। क्लियर है दोनों बातें, चले नेक्स्ट। फिर बात आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये सवाल भी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिल्कुल सेम रहती है। एंड हमारे पास जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज होती है, वेलोसिटी एंड लैम्डा, वेवलेंथ चेंजेस, वो चेंज हो जाती है। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, आपको इमेज कुछ ऐसी दिखाई देगी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको इमेज कुछ ऐसी आज तो स्कूल भी नहीं था, गुड मॉर्निंग तो ठीक है, हैं? जब रिफ्रैक्शन होगा तो आपको ऐसी दिखाई देगी इमेज, ऐसा लगेगा ये जो पेंसिल है बीच में से टूटी हुई है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं है, रे जो है वो बेंड हो गई है थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेवलेंथ एज वेल एज वेलोसिटी चेंजेस वेयर एज फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो क्या चीज सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट कहता है द फिनोमिना ऑफ स्लाइट डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वो फिनोमिना जिसमें लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में थोड़ा सा भटकाव आता है, थोड़ा सा डेविएशन आता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तीसरा, ईदर द लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यूनिट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या यूनिट होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बोलो, नहीं पता, यूनिटलेस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज n2 अपॉन n1। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जा रही है, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। तो इसको ऐसे ना याद रखिए, इसको ऐसे याद रखो, n1 मतलब साइन आई, n2 साइन आर, ठीक है। n1 की वैल्यू है साइन आई, n2 क्या है, साइन आर। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज गोइंग। n2 वो है जिसमें जा रही है लाइट, n1 वो है जिसमें से आ रही है, ठीक है। सवाल देखो, अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर, देन साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, इतना टाइम ना लगाया करो, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स के, बेसिक आते हैं सवाल बहुत। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहले क्या होता है, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c अपॉन v। c भी मीटर पर सेकंड में है, v भी मीटर पर सेकंड में है, तो यूनिटलेस। दूसरा होता है रिलेटिव, दो मीडियम का जब आप कंपेयर करते हो, रिलेटिव 1 and 2 लिख लो, चाहे कैसे लिख लो, n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 को मैं लिखूंगा c अपॉन v2, c अपॉन v1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 and 2 को आप लिख सकते हो v1 अपॉन v2 या n2 अपॉन n1। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थी पहली बात। अब यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है। दो सवाल है। पहला सवाल कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁻⁴, ये 8 है भाई, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? मैंने आपको कहा है n इज c अपॉन v, तो c तो आ गया 10 और v भी यहाँ पे c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1, मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसमें लाइट की स्पीड एयर से ज़्यादा हो। c कभी भी v से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, लाइट की स्पीड गिवन है 3 × 10⁸। आपको v निकालना है, तो v कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो सही आंसर है ए। सेकंड पे आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन ग्लास विल बी। एक और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन, आपके पास 1.5 3/2 यानी कि 1.5 3 × 10⁸ अपॉन v, इसको क्या बोल रखा है, 3/2 के फॉर्म में लिखना है, कोई नहीं। तो ये c है हमारे लिए, हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू c गिवन है, तो v आ जाएगा c अपॉन 1.5। ऑप्शन की फॉर्म में चले c अपॉन 3/2 यानी कि 2 × c/3। क्या कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ कराने का यही मोटिव है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, नेचर ऑफ द मीडियम, ये सवाल आ सकता है भाई, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, इस बार शायद आ जाए। नेचर ऑफ द मीडिया ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन, कलर ऑफ लाइट या वेवलेंथ, और टेम्परेचर। टेम्परेचर का याद रखना, डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी या स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये एक्सप्रेशन है, समझना इस बात को। अब दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहां पर एक चीज और समझो, वो क्या, कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ इधर तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेवलेंथ के। तो एक और आपके पास फॉर्मूला बनता है n इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। एक फॉर्मूला ये भी बनता है, लैम्डा नॉट है वेवलेंथ किसमें, हवा में, एयर में, और लैम्डा है वेवलेंथ मीडियम में। सवाल कहता है कि एक बीम है मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच ट्रेवल्स इन एयर ट्रेवल्स इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी। वाटर के अंदर वेवलेंथ बतानी है, तो आपके पास एक्सप्रेशन है 4/3 इज इक्वल्स टू 4200 डिवाइड बाय लैम्डा। तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा 1050। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1050। कितना आ जाएगा लैम्डा आपके पास, 3150 एंगस्ट्रॉम। कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं गया अभी तक।
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिखो चलो फटाफट। ये पूरी वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। लेट क्यों हो गया हैं? जल्दी उठा कर। नेचर ऑफ द मीडिया, कलर और लाइट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ। कलर का मतलब वेवलेंथ होता है, समझ आई बात? कलर का मतलब क्या होता है? तुम्हें इसका ये जो रूफ है वो कैसी नज़र आ रही है? वाइट नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? तो ये वाइट नहीं है, ये मिक्सचर है सारे कलर्स का, सारी वेवलेंथ का, बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स हैं। चले नेक्स्ट। लिख लिया ना सभी ने? पीयूष जल्दी लिख। लिख भी लिया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1n2, ये हो गया मेरे पास n2 अपॉन n1, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1/n1 अपॉन n2? लिख सकता हूं ना ये? तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास आ जाएगा 1/2n1। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? और डायग्रामेटिकली इसका क्या मतलब है? डायग्रामेटिकली इसका ये मतलब है, ये मेरे पास एक इंटरफेस है, लाइट आई ऐसे, सपोज ये एयर है और ये वाटर है, तो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। एक और आ गया आपके पास मीडियम, अच्छा यही है क्या? दे तो रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर, तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चाहे आप इसको इंसिडेंट ले लो, इसको एमरजेंट ले लो, एमरजेंस रे बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको इंसिडेंट ले लो, इसको एमरजेंस ले लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आप उसको रिवर्स भी कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ही मतलब है। अब मैं यहां से थोड़ी सी बात करता हूं। ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले मैं जैसे इन्होंने लिखा है 1n2, फिर 2n3, फिर 3n1, ये आ गया n2 अपॉन n1, मल्टीप्लाई ये आ गया n3 अपॉन n2, मल्टीप्लाई ये आ गया n1 अपॉन n3। 2 के लिए लोगे था तो n1 n2 और ये फिर से n1 आ जाएगा n3। तो कितना हो गया आपके पास? n2 से n2 कैंसिल, n1 से n1, n3 से n3। क्या आंसर आया? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आज तक कभी सवाल नहीं आया, तो अगर पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है, बता देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अरे लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में क्या होता है भाई? लेटरल शिफ्ट के अंदर लाइट का जो रास्ता है, लाइट का जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले रे जो है ऐसे आई और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एक और इंटरफेस आया, उसमें लाइट ऐसे चली गई। तो अगर आप ये करोगे तो ये पैरेलल डिस्टेंस रहेगा, ये पैरेलल डिस्टेंस रहेगा। इस डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। डी बोल दो उसको। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, D इज इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ये जो T है ये इसकी थिकनेस है। तुम जितना T को छोटा करते चले जाओ उतना ही कम जो है
क्या होता चला जाएगा, लेटरल शिफ्ट। अगर टी अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ बढ़ रहा है तो लेटरल शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ। लेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर का, वो पॉइंट जिस पे अगर लाइट आके इंसिडेंट होती है तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती, उसी रास्ते से चली जाती है। समझ रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। आप लेंस को जितना पतला करते चले जाओगे उतना उसका ऑप्टिकल सेंटर उसके अंदर आता चला जाएगा। ठीक है, जितना पतला आपके पास लेंस होगा, अब लेंस में भी 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, ये मैंने लेंस बनाया, एक बार यहाँ से होगा, एक बार यहाँ से होगा, तो यही कॉन्सेप्ट है। वो फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट पूछ ले तो बता देना, टी साइन आई माइनस आर इंटू डिवाइड बाय कॉस आर। ये छोड़ दे, तुम्हारे मतलब का नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब कभी कभी क्या होता है, जब अगर हम स्विमिंग पूल में भी जैसे वहाँ नहीं गए थे, कहाँ गए थे हम लोग, वंडरलैंड, वहाँ पे भी हमें देखने में बहुत कम लग रहा था स्विमिंग पूल, हालांकि वो था, लेकिन इवेंचुअली जो है स्विमिंग पूल जो है गहरा ज़्यादा होता है, हमें दिखाई कम देता है। बहुत से लोग जोश में छलांग तो लगा देते हैं पीयूष जैसे, फिर थोड़ी देर में हल्के होके ऊपर तैर रहे होते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है, ये डायग्राम में बाद में समझाऊंगा, समझना बात को। जैसे ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, अब स्विमिंग पूल के अंदर ऑब्वियस है मैंगो जूस तो होगा नहीं, पानी होगा, तो यहाँ से ये नॉर्मल बनाया, यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, और लाइट रे, या यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ एक सिक्का पड़ा हुआ है, गहराई को समझने के लिए मैं सिक्के का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ से लाइट रे जाएगी ऐसे, और लाइट रे जब यहाँ से जाएगी तो लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, ठीक है भाई, तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये होगी बेंड। ठीक है, अब जो यहाँ से देख रहा है उसे लगेगा लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, उसे इतनी डेप्थ दिखाई देगी, ये इसको बोलते हैं हम एपेरेंट डेप्थ, जबकि डेप्थ कितनी है, ये इसको बोलते हैं हम रियल डेप्थ। तो इसलिए हमें जो उसकी गहराई है वो कम दिखती है, इवेंचुअली वो गहरा है। ये देखो, ये एक्चुअल डेप्थ ये रही, हमें दिख रही है सिर्फ इतनी, और ये जो इतना डिफरेंस आया है ये, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। फॉर्मूला बहुत सिंपल, सीधा और सरल है। फॉर्मूला ये कहता है n2/n1 इज इक्वल्स टू डी रियल अपॉन डी एपेरेंट। अब थोड़ा सा चेंज है यहाँ, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, n2 इज वो है जिसमें से लाइट आ रही है, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, जिसमें से लाइट आ रही है, n1 है जिसमें जा रही है। तो मैक्सिमम टाइम्स लाइट जाएगी किस में, हवा में ही जाएगी, 99% लाइट किस में जाएगी, हवा में जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर तुम सिर्फ इतना भी लिख दो ना, चलो इसको सिर्फ तुम इतना भी लिख दो ना, n इज इक्वल्स टू डी रियल अपॉन डी एपेरेंट, तो भी बात बन जाएगी। एक तालाब है, समझना सभी लोग, एक तालाब है जिसकी गहराई है 24 सेंटीमीटर, और बिल्कुल तालाब के बॉटम पे एक मछली है, फिश, और एक पक्षी उसको यहाँ से देख रहा है, विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो उसे वो मछली कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चल रहे हैं 4/3। सवाल समझ आ गया। देर इज़ अ फिश विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड and the depth of the pond is 24 centimeter, and there is a bird which is flying at a height of 36 centimeter from the pond, from the surface of the pond. So we have to calculate at what depth the bird will able to see the fish. तो यही फॉर्मूला लगाएंगे आप, 4/3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20। हम ये मान के चलेंगे बर्ड अभी यहाँ पर है बिल्कुल सरफेस पे, ठीक है, तो 4/3 अपॉन 24, और डी एपेरेंट हमें निकालना है, 4 6 जा 24, डी एपेरेंट कितना आया 18, डी एपेरेंट कितना आया भाई
ये 3 उधर चला जाएगा तो डी अपेरेंट आ गया 18 सेंटीमीटर। जो 24 सेंटीमीटर पे मछली है वो उसे 18 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी, प्लस 36 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी पॉन्ड से भी ऊपर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 54 आया है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। शिफ्ट को हम रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ भी निकाल सकते हैं। अब सवाल पे आ जाओ। सवाल क्या, मैंने करा दिया सवाल, चलो ये सवाल खुद बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, शाबाश करो इस सवाल को, मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। चौबीस। आयुष, आयुष आ गया 24। समीर आया नहीं, 24 नहीं आया, नींद में है अभी भी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4/3 4/3 इज इक्वल्स टू 12/d। 4 3 12, डी आएगा 9 और 15 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर है, तो 15 + 9 कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ये सही आंसर। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। नेक्स्ट बात आएगी अब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली कंडीशन, सवाल भी आ रखा है CDS में 2016, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये सबसे पहली कंडीशन है, लाइट जो है डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। अगर रेयर टू डेंसर गई तो TIR नहीं होगा। रेयर टू डेंसर का मतलब ये है, लाइट इंसिडेंट हुई, रेयर टू डेंसर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग एमर्जेंस। ग्रेजिंग एमर्जेंस वो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल एंगल। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो सेम मीडियम में लौट आएगी, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आई बात। तो पहली कंडीशन डेंसर टू रेयरर, दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब इस वाले पे ग्रेजिंग एमरजेंस पे अगर मैं लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, ग्रेजिंग एमरजेंस क्या था, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, ये और ये। अब अगर इस पे मैं लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई,
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन साइन आई कितना है C, साइन आर कितना है 90, N2 को N मान लो, N1 1, सॉरी उल्टा लिख दिया, N2 को 1 मान लेंगे, N1 जो है हमारे पास वो N हो जाएगा। भाई लाइट डेंसर से आ रही है, डेंसर कुछ भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, वॉट एवर इट इज़। N1 हवा में जा रही है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन N। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये वाली रिलेशन आती है, साइन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N। अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन C, 1 अपॉन साइन 30 1/2, कितना आ गया, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। समझ आई बात। तो दो कंडीशन ये, डेंसर टू रेयर, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा C, और दूसरी बात ये, कहाँ गया एक्सप्रेशन, कहीं पे भी नहीं लिखा, साइन C इज 1 अपॉन N। ये है दूसरा वो। पहले लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्रैक्ट हो गई, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया 90 डिग्री। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो क्या होता है, ग्रेजिंग एमर्जेंस। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग एमर्जेंस, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा C, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा C, इसको कहते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा एंगल से लाइट इंसिडेंट होगी फिर वो सेम मीडियम में लौट आएगी, फिर वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। टोटल का मतलब कंप्लीट, इंटरनल का मतलब विद इन सेम मीडियम। ठीक है, एक सवाल है, चलो अच्छा इसका मुझे बताना। सवाल है, ये है, यहाँ से लाइट आके इंसिडेंट हुई 42 डिग्री पे, क्रिटिकल एंगल है 48 डिग्री। आपको लाइट का पाथ बनाना है, बनाओ ज़रा। चलो एक मैं बना देता हूँ, अगला तुम बनाना, वरना तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे सबके। ये नॉर्मल बनाऊंगा मैं, ये 42 है तो ये कितना हुआ, बोलो, ज्योमेट्री तो इतनी तो आती है। इफ दैट इज 42 दिस विल बी 48, 90 माइनस 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो लाइट का जो पाथ आएगा वो ये आएगा। समझ आई बात। चलो एक अब आप बताओ, ऐसे लाइट जा रही है, दिस इज 45 और क्रिटिकल एंगल में इस बार रख रहा हूँ 42। बनाओ जरा। क्या 87, एंगल तो निकालना ही नहीं, मैंने तो कहा उसका पाथ बनाओ। कौन सा एंगल 87 आएगा, नहीं नहीं, देखो ये जो लाइट आ रही है ये नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल किसी भी कैसी भी शेप हो, कोई भी बॉडी उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो जब कोई लाइट नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट होती है ना तो वो सेम रास्ता, उसी रास्ते से निकल जाती है अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वापस लौट जाएगी, तो ये एज इट इज़ आगे बढ़ेगी। ये 45 है, ये कितना है 90 है,
तो 45 और 90 135, 180 माइनस ये ऊपर जो छोटू ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके 3 एंगल का सम कितना होगा 180। तो 180 माइनस 135 ये कितना हो गया 45। अब एक और नॉर्मल बनाएंगे और वो नॉर्मल इस वाले इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऐसे। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 होगा, सीधी सी बात है। ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा 90 का। तो ये अब 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा है। तो TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये। अब इस वाले इंटरफेस पे ये भी तो नॉर्मल ही है, तो लाइट एज इट इज़ निकल जाएगी ऐसे, ये एस का सही हो, लाइट जो है एज इट इज़ चली जाएगी। समझ आई बात? ठीक है, चले नेक्स्ट। क्रिटिकल एंगल जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात इनवर्सली वेरी है करता है वेवलेंथ के साथ, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नो, क्रिटिकल एंगल अपॉन वेवलेंथ एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, रीज़न सुन लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और क्रिटिकल एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो रेड कलर के लिए साइन सी सबसे ज़्यादा होगा। ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ब्लू कलर के लिए साइन सी सबसे कम होगा। तो सबसे आसान TIR किसका होगा, रेड का कि ब्लू का? ब्लू का, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या है कम है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। ग्लास के लिए इट इज़ 42, वाटर के लिए इट इज़ 49। ग्लास के लिए वैल्यू कितनी है 42, वाटर के लिए वैल्यू कितनी है 49। समझ आई बात? ठीक है, चले नेक्स्ट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं TIR के, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं TIR के। द फर्स्ट वन इज, मिराज से शुरू करें। वाइट कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है, वो जा रही है, देखो रोड पे दिख रहा है पानी है, रोड पे कोई पानी नहीं है, रोड पे कोई भी पानी नहीं है, इट्स मिराज। क्या है ये? मिराज। ठीक है जी, कोई भी किसी भी तरह का पानी नहीं है रोड के ऊपर, ये है फिनोमिना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समर्स में क्या होता है, जो लेयर होगी हवा की, एयर की जो लेयर होगी जो ज़मीन के सबसे नज़दीक है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। उसके ऊपर जो लेयर है उसका टेम्परेचर उससे थोड़ा सा कम है पर अभी भी बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर लेयर में चलते चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ तो जो एयर की लेयर मेरी आँखों के पैरेलल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उससे नीचे कम। तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। किस में जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। यहाँ से ऐसे जाकर हमें लगेगा यहाँ से आ रही है, तो हमें इस पेड़ की जो है परछाई दिखाई देगी, और वो परछाई हमें ऐसे लगता है जैसे पानी में दिखाई दे रही है, उसको मिराज कहते हैं। वो प्रॉपर मिराज है, दिस इज नॉट प्रॉपर मिराज। समझ आई बात? ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड में एक बार लाइट एंटर करेगी, क्योंकि डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम है 24 डिग्री। उसके बाद उसका तो TIR होता रहता है, घूमती रहती है उसी के अंदर, तो डायमंड चमकता रहता है, अंधेरे में भी चमकता रहता है, बिना लाइट के चमकता रहता है। तो ये जादू नहीं है, ये साइंस है। ठीक है। तीसरा ये ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में वैसे तो यही है, मैं और बता देता हूँ। दो उसके वो होते हैं, एक क्लैडिंग एक कोर, एक क्लैडिंग एक कोर। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कोर का कम है।
लाइट एक बार एंटर कर गई, नॉट लाइट, सिग्नल एक बार एंटर कर गया, उसके बाद जब तक उसे सिंक नहीं मिलेगा, आउटलेट नहीं मिलेगा, वो उसी में घूमता रहेगा। तो 3 एग्जाम्पल है पूछा गया एनडीए में। द स्प्रेड इन कलर इन अ रेनबो स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ये मैंने क्वेश्चन यहाँ क्यों लगाया? प्राइमरीली लिखा हुआ है। अगर ये शब्द ना होता ना, फिर इसके रिफ्रैक्शन भी होता है, TIR भी होता है, डिस्पर्जन भी, तीनों होते हैं, लेकिन उसने मेजर फैक्टर पूछा है, समझ रहे हो? तो मेजर फैक्टर क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस जो है ना, समझना, 2 डिफरेंट तरह का मीडियम लिया और उसको मिक्स कर दिया। किस तरीके से? एक बार तो मिक्स कर दिया ऐसे, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन आएगा, ये इसको बोलूंगा मैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलूंगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा है इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये इस तरीके से, ये आता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो आपके पास मीडियम है वो बाउंड्रीज पे अलग है, अंदर सेम है, बाउंड्रीज पे अलग है, तो आपके पास ऐसा लेंस आता है। इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। ये हो गया डबल कॉन्वेक्स, वो हो गया डबल कॉनकेव। उसके बाद थिक एट द मिडल, बीच में से थिक होता है, साइड से थिन होता है, दोनों इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। कनकेव ऑपोजिट है, थिन एट द मिडल और केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एक सबसे ज़रूरी बात जो कोई नहीं बताता, अगर लाइट इस सरफेस पे पहले पड़ रही है, इस सरफेस पे लाइट पहले पड़ रही है, ये मेरे पास आएगा R1। आगे आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा भी 1-2 स्लाइड के बाद। जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ेगी उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा R1। जिस पे लाइट बाद में इंसिडेंट होगी उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R2। मजे की बात ये है, कन्वेक्स के लिए R1 वो है, कनकेव के लिए R1 ये है। कन्वेक्स के लिए R2 इस तरफ है, कॉनकेव के लिए R2 इस तरफ है। तो यहाँ डिफरेंस है, जैसे वहाँ पे डिफरेंस था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस है। समझ आई इतनी बात? चलो नेक्स्ट समझना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी ऑप्टिकल सेंटर, वो पॉइंट जहाँ से लाइट बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती। अगर मेरे पास एक लेंस है लाइक दिस, और ये वो पॉइंट है, तो यहाँ से लाइट जो है बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, एज इट इज़ निकल जाएगी। अ पॉइंट फॉर अ गिवन लेंस थ्रू विच लाइट रे पासिस अनडेविएटेड, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, 2 फोकस होते हैं लेंस में, याद रखना, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। तो प्रिंसिपल फोकस जो हमारे पास आएगा, द पॉइंट एट विच रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ऐसे है, लाइट रे आ रही हैं एंड दे गेट कन्वर्ज ऐसे, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस है। कनकेव में इट्स ऑपोजिट, ऐसे जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी ऐसे, और ऐसे लगेगा। तो कनकेव में इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्वेक्स में इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद कहता है, ये तो कनकेव के लिए तो मैं बता चुका हूँ, ये है प्रिंसिपल फोकस। इसमें जो है ये 1 मिनट, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट नहीं, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस है भाई, दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं सिर्फ फोकस, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता। एक प्रिंसिपल फोकस है, एक फोकस है। फोकस वो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज इन्फिनिटी पे बने, प्रिंसिपल फोकस वो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे फिर आके इमेज बने। तो फ़र्क याद रखना, ठीक है?
प्रिंसिपल फोकस वो है जहाँ पर इमेज बनती है, फोकस वो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो डिफरेंस है दोनों में। फोकल लेंथ वही सारी बात है, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, कन्वेक्स की पॉजिटिव है, कॉन्केव की नेगेटिव है। अपर्चर जो डायमीटर होता है लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया का, डायमीटर इन द सेंस ऐसे मेरे पास ऐसे है, दिस इज, अब जितने पे लाइट पड़ रही है ना वो अपर्चर है। अगर लाइट पूरे पे पड़ रही है, ये पूरा अपर्चर है, जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी किसकी, इमेज की। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। पावर एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रेज, लाइट रेज को कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है उसको पावर। पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर है, लेकिन ये तब है कब, जब फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में। फोकल लेंथ किस में हो, अगर सेंटीमीटर में है तो यू हैव टू चेंज इट, आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वही रूल्स हैं सारे। पहला रूल बिल्कुल सेम है, ये अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट है, अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल। और तीसरा है ऑप्टिकल सेंटर, एज इट इज़ पास हो जाएगी। तीनों रे जो हैं, तीनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जो है वही है जो हमने मिरर में पढ़े थे, जो हमने मिरर में पढ़े थे, तीनों पॉइंट्स वही के वही हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बस। ये कन्वेक्स लेंस का है, मैंने मिरर का बताया था, ठीक है। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना। मैग्नीफिकेशन, कटिंग ऑफ लेंस, चलो यार पढ़ ही लेते हैं, थोड़ी सी तो है ही। वापस आओ। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस वही सेम है जो मिरर में था। मिरर में बस यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की जगह यहाँ था क्या, कॉनकेव मिरर, ये था कॉनकेव मिरर, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। पहले ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड। फिर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आए, थोड़ा आगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, बियॉन्ड 2f1, तो वहाँ से रे जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2। मिरर के अंदर अगर हम बियॉन्ड सी रखा था, इमेज बनी थी f और c के बीच में, कैसी बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी, और नेचर कैसा था, रियल और इन्वर्टेड। समझ आई बात। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखें, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। थोड़ा और आगे लेके आए, अब सेकंड इसको उल्टा कर दो, इसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, इमेज f2 और 2f2 के बीच में थी, इसमें ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे केस वही हैं। फिर अगर आप फोकस पे रखोगे कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और फोकस से पहले रखोगे तो सेम साइड। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है भाई। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। कनकेव में सिर्फ दो केसेस हैं, जैसे हमारे पास किसमें थे, कॉन्वेक्स मिरर में। अगर इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रखोगे तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। जो वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस बनाएगा वो हमारे पास रहेगी ग्रेटर देन, m will be positive and m will be greater than 1। ये अगर कुछ आ रहा है तो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, पहली बात। और m अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, देन दिस विल बी कॉनकेव लेंस।
ये फ़र्क याद रखना आप लोग। तो उस लेंस को क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है। आपने कहा कि वो लास्ट डायग्राम का वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के लिए होता है, जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसके लिए क्या होता है? वही है सिंपल माइक्रोस्कोप। होता है कि इन्फिनेटर जाते रहेगी, इमेज बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। हाँ, तो वो जब तू उसको मूव करेगा इमेज बढ़ेगी। पर वो एक टाइम के बाद रुक जाता है, फिर हाँ स्टार्ट होता है। हाँ, तो एक पॉइंट तक इमेज, हाँ एक पॉइंट तक बढ़ेगी इमेज। ऐसा नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट को, अगर आप ऑब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है आप जितना लेंस के नज़दीक रखोगे तो इमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं। अब समझना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये लेंस है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे मैक्सिमम रेस लेंस से पास होंगी। अब यही लेंस है, ऑब्जेक्ट को मैं नज़दीक ले आया, अब बहुत कम रेस से पास होंगी। देख रहे हो ना? तो अपर्चर पे जितनी लाइट इंसिडेंट होगी उतनी ज़्यादा, उतनी ब्राइट, उतनी बड़ी इमेज बनेगी। याद रखना ये बात। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। कभी भी मुझे एक बात बताना, तुम लोग लेंस लेने गए हो, चाहे नज़र का चश्मा चाहे कैसा भी हो, ऐसा कभी हुआ है कि लेंस एकदम उसने दे दिया? नहीं, वो हार्डली 2 या 3 दिन मांगता है। क्यों? क्योंकि लेंस पहले से बना के नहीं रखे जाते, लेंस यूज़ के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेंस पहले से बना के नहीं रखे जाते, जो आपको यूज़ पड़ेगा उस हिसाब से लेंस बनाए जाते हैं। और लेंस बनाने का मतलब हमेशा होता है फोकल लेंथ सेट करना, और फोकल लेंथ यहाँ से सेट होती है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये जो फॉर्मूला है दरअसल ये है 1/f n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। n2 की जगह मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। n2 की जगह l लिखेंगे, 1 की जगह m। ये ऐसे है, nl इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, nm इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है तो f आएगा पॉजिटिव, तो लेंस जैसा है वैसा ही बिहेव करेगा। कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की तरह, कॉनकेव है तो कॉनकेव की तरह। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मीडियम से, तो लेंस किस तरह बिहेव करेगा? ऑपोजिट वे में। किस तरह बिहेव करेगा? ऑपोजिट वे में। कॉनकेव है तो कन्वेक्स, कन्वेक्स है तो कॉनकेव। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का और मीडियम का बराबर हो तो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? फोकल लेंथ आएगी इन्फिनिटी, फिर लेंस बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह। इसलिए जो नज़र के चश्मे नहीं होते